ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है एंड उसी के साथ साथ हम बात करेंगे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की। तो जब भी मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करती हूँ तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी सारी जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ गई, क्योंकि उनके बीच में बच्चों ट्रेड रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश हो गए हैं, उनके बीच में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चल रहा है, बहुत ही बाहर से जो लोग हैं वो आकर अलग अलग देशों में जाकर अपनी कंपनीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो इन सभी प्रोसेसेस की वजह से जो देश और दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज हैं वो आपस में कनेक्ट हो गई एंड सिंपली वही है ग्लोबलाइजेशन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ने आ गए हैं, जिस चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और बच्चों ये जो चैप्टर है ये अब बहुत ही छोटा सा चैप्टर हो चुका है, इसका एक मेजर पोर्शन हट चुका है और पहले ये चैप्टर में काफी डिटेल में बात करी जाती थी, बट अब इस चैप्टर में थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ वही का वही पूछा जाता है, तो हम उसी को कवर करने वाले हैं इस क्लास में। ध्यान से समझिएगा और अगर आपने आज इस क्लास में पूरा अटेंशन दे दिया तो फिर आपको एक तो ये चैप्टर लर्न भी हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस इससे पॉसिबल बन सकते हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो जब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करती हूँ तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका जो मीनिंग है उस चीज को हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड उसी के साथ साथ हम बात करेंगे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की। तो कैसे इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की जब हम बात करते हैं कैसे वो हमारी इंडिया में तेजी उसने पकड़ी है और कैसे उस प्रोसेस की वजह से हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ी है, तो इन सभी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो बच्चों देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ द कंट्रीज एंड एमएनसीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। तो जब भी मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करती हूँ तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी सारी जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ गई है, वो ज्यादा नजदीक आ गई हैं। ऐसे डिस्टेंस में ज्यादा नजदीक नहीं आ गई बट वैसे ज्यादा नजदीक आ गई हैं, क्योंकि उनके बीच में बच्चों ट्रेड रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश हो गए हैं, उनके बीच में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चल रहा है, बहुत ही बाहर से जो लोग हैं वो आकर अलग अलग देशों में जाकर अपनी कंपनीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो इन सभी प्रोसेसेस की वजह से जो देश और दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज हैं वो आपस में कनेक्ट हो गई हैं एंड सिंपली वही है ग्लोबलाइजेशन। तो जो रैपिड तरीके से, बहुत तेज तरीके से जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज हैं उनके बीच में एक इंटरकनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है वो है ग्लोबलाइजेशन। और इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। एमएनसीज क्या होती हैं बच्चों? मल्टीनेशनल कंपनीज। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? वो कंपनीज जो एक से ज्यादा देश में अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं, विच कैरी आउट देयर प्रोडक्शन प्रोसेस इन मोर देन वन कंट्री। यानी कि जब मैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बात करती हूँ, मैं एप्पल की बात करती हूँ, मैं सैमसंग की बात करती हूँ, मैं ज़ारा की बात करती हूँ, मैं कोई गाड़ी की ब्रांड ले लेते हैं, ओके, तो टाटा मोटर्स की भी अगर मैं बात करूँ, उसी के साथ अगर बच्चों मैं वॉक्सवैगन की बात करूँ, all of these companies are multinational companies because they are operating in more than one country। एक देश से ज्यादा देशों में ये जो कंपनीज हैं ये ऑपरेट करती हैं। उसी के साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो है कंट्रीज के बीच में आज के डेट में मूव कर रही हैं। पहले के मुकाबले अगर कंपेयर करा जाए, बहुत सारा पैसा, मतलब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई ब्रिटेन से आ गया इंडिया में पैसा लगा रहा है, कोई इंडिया का जाके जो है बाहर चाइना में पैसा लगा रहा है, चाइना में तो नहीं, चलो कहीं और ही पैसा लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सी तकनीक, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है वो मूव करती है बिटवीन कंट्रीज, बहुत से गुड्स सर्विसेज मूव करते हैं, सामान इधर से उधर आ जा रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चल रहा है। इन सभी चीजों की वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है और भी ज्यादा फास्ट हो चला है, बहुत तेजी उसने पकड़ ली है। तो ये तो हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन, जो कि इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, है ना। इकोनॉमिक सेंस में ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वर्ल्ड की जो अलग अलग इकोनॉमीज हैं वो काफी ज्यादा नजदीक आ गए हैं, गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज, इन्वेस्टमेंट, हर चीज बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ऑल ऑफ दैट। बट एक और तरीका है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हुआ है, वो है लोगों का मूवमेंट। बच्चों अब जो लोग हैं वो भी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, बहुत रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे।
हो सकता है कि कोई व्यक्ति पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति नौकरी करने के लिए जा रहा है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति बेटर लिविंग कंडीशंस की वजह से मूव कर रहा है। देयर कुड बी अ वैरायटी ऑफ रीजंस कि व्हाई पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मतलब टूरिज्म भी हो सकता है उसका एक हिस्सा, ठीक है। तो टूरिज्म कुड बी वन थिंग, टेम्परेरीली आप जा रहे हो घूमने के लिए, हो सकता है कि आप किसी बिजनेस के लिए की वजह से जा रहे हो सकता है कि आप नौकरी करने जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, देयर कुड बी अ वेराइटी ऑफ रीजन। लेकिन जब लोग ट्रैवल करते हैं, एक और तरीका जिससे कंट्रीज कनेक्ट हो सकती हैं, दैट इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज। लोग जब ट्रैवल करते हैं तो अकेला वो इंसान नहीं ट्रैवल करता है, उसका जो कल्चर है, जो उसकी वैल्यूज है, वो भी उसके साथ में ट्रैवल करती हैं। तो जब मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो मैं जब वहां के लोगों से इंटरैक्ट करूंगी तो वहां के लोगों को मेरे कल्चर के बारे में पता चलेगा और मुझे उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा, राइट। तो यहां पर ये क्या हुआ, हम लोग ओके, ठीक है। तो एक और तरीका जिससे कि कंट्रीज कनेक्ट होती है, दैट इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ people between these countries. It could be for studies, it could be for jobs, it could be for tourism, है ना। तो जब मैं ट्रैवल करूंगी तो मैं उनको अपना कल्चर बताऊंगी, वो मुझे अपना कल्चर बताएंगे, और इस तरीके से एक कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होती है। कल्चर का स्प्रेड होना इस कल्चरल, ये बार बार आगे क्यों हो रहा है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तो ये थी कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जो लोगों के मूवमेंट से हो रही है। ओके, ऑल राइट, देखिए आगे आते हैं। तो लोगों के, देखो यहां पर ना एक सवाल इसी के साथ बन जाता है, मैं आपको सवाल भी साथ साथ कराती हुई चल रही हूँ। क्वेश्चन बनता है कि बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हाट आर दी वेज इन विच कंट्रीज कैन बी लिंक्ड। गुड्स के मूवमेंट के अलावा और कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि जो देश है आपस में कनेक्ट हो सके। तो दैट इज थ्रू द, देखो बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी। ये क्या हो रहा है, इसको हटा ही देते हैं बच्चों, हमारे साथ यहाँ खेल हो रहा है। देखिए, तो गुड्स की मूवमेंट के अलावा, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी की मूवमेंट के अलावा एक और तरीका है जिससे कि कंट्रीज को कनेक्ट किया जा सकता है, और ये तरीका है थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज। जब लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन। तो लोग इसलिए मूव करते हैं और लोग अपने साथ अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज लेकर जा रहे हैं और उन्हीं को वो स्प्रेड करके आएंगे। और अगर बाहर के लोग हमारे देश में आ रहे हैं तो वो भी अपना कल्चर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। हम लोग बच्चों इंडिया के अंदर रहकर पिज्जा बर्गर खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, ये क्या है, ये हमारा खाना है? नहीं, ये हमारा खाना नहीं है। आजकल के टाइम पे बाहर की फॉरेन वैल्यूज इंडिया के लोग फॉलो करने लग गए हैं, वहां के लोग पूजा पाठ में लग गए हैं। तो ये क्या है, ये कल्चर वो अडॉप्ट कर रहे हैं, कल्चर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं, दिस इज द कल्चरल फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जब हम ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं। बट इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ रहे ग्लोबलाइजेशन को, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि देखो एक और तरीका है जिससे कि देश कनेक्ट होते हैं। बट इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की ही बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सेंस में ही हम इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखो अब बात आती है जो हमें टॉपिक विच इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, दैट इज फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को और तेज बना दिया, जिससे कि आज जो है कंट्रीज बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई हैं और बिल्कुल जुड़ ही गई हैं। दो फैक्टर्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक फैक्टर होने वाला है टेक्नोलॉजी और दूसरा फैक्टर होने वाला है आपका लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो हमें बस यही पढ़ना है बच्चों। तो एक बेसिक ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन और उसके बाद ये दो फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज हो गया है, सिर्फ यही पढ़ना है। वाओ, अमेजिंग। तो देखिए, लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट फैक्टर विच इज टेक्नोलॉजी। और दो टाइप की टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे। एक होगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, है ना, और दूसरी होगी आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये दोनों ही ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिन्होंने हमारे वर्ल्ड को एक ग्लोबल वर्ल्ड बना दिया है, बहुत तेज कर दिया है ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस। देखिए, rapid improvement in technology been one of the major factor that has stimulated the globalization process. तो over the few years जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया है ना, उसकी वजह से हमारा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस काफी तेज हो गया है, उसने काफी तेजी पकड़ ली है। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस तेज हो गया है का ये मतलब है कि जो दुनिया भर के देश हैं
वो और भी ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं। फॉर इंस्टेंस पिछले 50 सालों में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आपको ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में देखने को मिली है बच्चों, चाहे वो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो। हम लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, हम एयरवेज की बात करें, हम मतलब रोडवेज की बात करें, एयरवेज की बात करें, ट्रेन जो हमारी जो है ट्रेन की बात करें, उसके बाद मतलब रेलवेज की बात करें, ठीक है, और हमारा जो वाटरवेज है सबका, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इफ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सब में ही बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, ठीक है, ओके। तो पिछले 50 सालों में बहुत सी इंप्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में आई, हर ट्रांसपोर्टेशन में आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा। इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिला है कि वी सी मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। अब जो है अगर आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंसेस पे, और भी ज्यादा तेजी से और कम लागत में, लोअर कॉस्ट में वो सामान पहुंच जाएगा दूर दराज के एरियाज तक, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस में फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, पहले के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी पकड़ ली है उस चीज ने, और कम लागत में भी पहुंच रहा है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये जो वेसल्स, कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, वेसल्स नहीं, कंटेनर्स, कंटेनर्स जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो ये बड़े बड़े बच्चों बॉक्सेस, यानी कि इनको कंटेनर्स बोला जाता है। इन कंटेनर्स के अंदर बहुत सारा सामान लोड कर दिया जाता है, ठीक है, बहुत सारा सामान लोड कर दिया जाता है, और फिर बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स एक शिप में लगा दिए जाते हैं, और फिर वो शिप जो है एक समुद्री तट को छोड़कर किसी दूसरे देश के समुद्री तट पे उस सामान को पहुंचा देती है, जहां पर आपको एक्सपोर्ट कराना है। फायदा क्या है कि बल्क ऑफ गुड्स, बहुत सारा सामान एक ही बारी में जा रहा है, और वाटरवेज में क्योंकि इंप्रूवमेंट आई है तो हमारी शिप ये तेज भी चलेगी। उसी के साथ दूसरी चीज ये होगी, चीप है ये प्रोसेस। हम सभी को पता है कि वाटरवेज इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, सस्ता भी है, तेज भी पहुंचा रहा है, लॉन्गर डिस्टेंसेस तक भी बहुत सारे सामान को एक ही बारी में पहुंचा रहा है। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग, दिस इज एन इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिली है, जिसने कि हमारा जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है और मतलब उसको बहुत ही ज्यादा तेज बना दिया है, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आप कराते हो, कंट्रीज के बीच में ट्रेड कराते हो, वो काफी तेजी से हो रहा है पहले के मुकाबले में। तो एक तो ये चीज हो गई जिसने ग्लोबलाइजेशन को एक बूस्ट दिया है। एक और चीज है यहाँ पर, मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट्स इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बच्चों जो हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, वहां तो और भी तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन आई है। वहां पर अगर हम बात करें हमारी टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करा जाता है टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड, access information instantly and to communicate from the remote areas। तो आप लोग क्या देखते हो बच्चों, आजकल के टाइम में मैं फोन उठाऊं और मैं फोन से अभी अगर मेरे घर वाले कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे, कहीं भी बैठे हैं, दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, मैं एक सेकंड में उनको कॉल लगा सकती हूँ, मैं एक सेकंड में उनका हालचाल पूछ सकती हूँ, मैं एक सेकंड में पूछ सकती हूँ कि वहां पर क्या चल रहा है। मैं टीवी ऑन करूंगी, मैं न्यूज ऑन करूंगी, मेरे को पता चल जाएगा कि अभी देश में, दुनिया में कहां पर क्या चल रहा है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन आप इजीली एक्सेस करते हो। उसी के साथ गूगल खोलोगे, एक सेकंड में किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, फटाफट से एक्सेस कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आई है, इससे आप दूर दराज के एरियाज तक, जो रिमोट कोई पिछड़े हुए इलाके भी हैं, दूर दराज के एरियाज हैं, वहां पर झट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, है ना। तो एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हो अराउंड द वर्ल्ड, इन्फॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, और ये सारी चीजें हुई हैं हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वजह से। सैटेलाइट का नेटवर्क ही तो चल रहा है ये सारा, है ना, तो उन्हीं की वजह से ये चीज फैसिलिटेट हुई है। इसका एक बहुत अच्छा यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। देखो कैसे एक मैगजीन जो लंदन के लोगों के लिए बननी है, उसका ऑर्डर दिल्ली में दिया जाता है। क्यों ये चीज फायदेमंद है, चलिए देखते हैं। A news magazine published for London readers is to be designed and printed in Delhi। ठीक है, तो मैगजीन बननी है लंदन के लोगों के लिए, लेकिन उसको डिजाइन करना और प्रिंट करने का काम दिया गया है दिल्ली में एक ऑफिस को। The text of the magazine is sent through the internet to the Delhi office। The designers in the Delhi office get orders on how to design the magazine from the office in London using telecommunication facility। अब जो जो टेक्स्ट उसमें प्रिंट होना है मैगजीन में, वो लंदन से दिल्ली भिजवा दिया गया। कैसे भिजवाया गया है, कोई उसको कैरी करके आया है उस टेक्स्ट को पकड़ के, नहीं, बहुत इजीली इंटरनेट के थ्रू जो है वो टेक्स्ट पूरा सेंड कर दिया है, किसी को फिजिकली इधर से उधर जाना नहीं पड़ रहा, इजीली आपने इंटरनेट के थ्रू भेज दिया कि ये लो भाई टेक्स्ट, ये छाप देना।
उसी के साथ दिल्ली ऑफिस में जो ऑर्डर मिल गया है कि कैसे डिजाइन करना है उस मैगजीन को, सिंपली बता दिया गया, सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, तो जो जो लिखना है वो भी भेज दिया, मतलब जो जो प्रिंट होना है वो भी भेज दिया, कैसे डिजाइन करना है वो भी बता दिया थ्रू, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन बता दिया सब कुछ। डिजाइनिंग जो है अब एक कंप्यूटर पर करी जाती है दिल्ली के अंदर, और उसके बाद मैगजीन्स को प्रिंट कर लिया जाता है, और फिर मैगजीन्स को क्या कोई इंसान पकड़कर अब ऐसे पूरी मैगजीन्स अपने हाथ में भरकर लंदन तक लेके जाएगा? तो नहीं, इजीली बच्चों इन सभी मैगजीन्स को एक प्लेन में रखवाया जाता है, और वो प्लेन हुश करके जो है लंदन में पहुंचा देता है मैगजीन्स को। इवन द पेमेंट, अब पेमेंट करने के लिए लंदन से लोग आएंगे है ना, ब्रीफ केस लेकर, ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए, नहीं, तो बच्चों जो पेमेंट है वो भी इजिली कर दी जाती है थ्रू ई बैंकिंग, है ना। तो डिजाइनिंग प्रिंटिंग के लिए जो भी पेमेंट करी जाएगी वो कर दी जाती है फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू अ बैंक इन दिल्ली थ्रू द इंटरनेट विच इज थ्रू ई बैंकिंग। तो आप देख रहे हो कि कितनी इजिली प्रोडक्शन कैरी आउट करी जा रही है एक चीज की, और किसी को भी फिजिकली मूव नहीं करना पड़ा। लंदन में लोग बैठे, दिल्ली में लोग बैठे, आराम से बैठे, इन्होंने ऑर्डर दे दिया यहाँ से क्या क्या करना है, क्या टेक्स्ट जाएगा, क्या डिजाइनिंग होगी, यहाँ के लोगों ने उसको डिजाइन कर दिया, फिर इजीली हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो मैगजीन यहाँ पहुंच गई, और पेमेंट भी ऑनलाइन हो गई। ये सारी जो चीजें ऑनलाइन हो गई हैं बच्चों, और इजीली जो है ये प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, दिस इज ऑल थ्रू द टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, दिस इज ऑल थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वाई दिस इज पॉसिबल। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम लंदन के लोगों ने इतना झमेला करा ही क्यों? वो सिंपली अपनी मैगजीन लंदन में भी तो बनवा सकते थे ना, तो क्या वो बुद्धू हैं कि उन्होंने दिल्ली में मैगजीन बनवाई और फिर उसे लंदन मंगवाया? ये कैसी बात हुई? लेकिन बच्चों यहाँ पर उसके पीछे एक पर्पस है। लंदन से ऑर्डर दिल्ली इसलिए आया है बिकॉज दिल्ली में उसकी लागत कम पड़ रही है, कॉस्ट जो है वो कम पड़ रही है उस कंपनी को, इसलिए वो प्रोडक्शन को किसी दूसरी कंट्री के थ्रू कैरी आउट कर रहे हैं। वो बेवकूफ नहीं है, वो आपसे ज्यादा समझदार है। उन्हें पता है कि अगर हम इस देश से मैगजीन बनवाएंगे तो हमें काफी कम कॉस्ट पड़ेगी इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन, और अगर हम लंदन से वही चीज सेम बनवाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट भरनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग जहां पर, जिस जगह पर कम पैसे में उनको चीज मिलेगी वो वहां से उसको बनवा लेंगे। और ऐसी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो यही चीज करती है। वो बच्चों ऑर्डर अपना सामान का, हम सोचते हैं कितनी बड़ी ब्रांड है, कितनी बड़ी ब्रांड है, बट इस सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स ढूंढती हैं ऐसे देशों को, ऐसी जगहों को जहां से वो कम से कम पैसे में चीज को बनवा सके। दैट्स द ट्रूथ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और यहां पर एक फैक्टर तो हमने समझ लिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, लिबरलाइजेशन की बात कर लेते हैं। अब बच्चों यहां पर पहले लिबरलाइजेशन को नहीं समझेंगे, उससे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा था। हम लोग देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, यहां से शुरू कर रही हूं मैं, आपको समझाऊंगी क्यों। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, तो जब हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, उसके बाद जो हमारी भारत की सरकार थी उसने ना हमारे देश पर बैरियर लगा दिए थे। मतलब कि इंडिया पे बाहर से जो है सामान नहीं आ सकता था। बाहर से अगर हम सामान देश में एंटर करवाएं, मतलब जो इंपोर्ट्स थे उन इंपोर्ट्स पर बैरियर लगा दिया गया था, मतलब कि देश में सामान नहीं आएगा बाहर से। क्यों क्यों लगाया था बैरियर, वो सवाल बाद में है, लेकिन ये बैरियर होता क्या है? देखो, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स क्या है? टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एक ट्रेड बैरियर है। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या है, ये एक ट्रेड बैरियर है। मतलब कि कोई भी अगर चीज इंपोर्ट होकर आएगी, सपोज कोई मोबाइल फोन आ रहा है, ठीक है, उस पर अब टैक्स लगा दिया है आपने, बाहर से सपोज अमेरिका से मोबाइल फोन आ रहे हैं, उस पर आपने टैक्स लगा दिया, तो अगर वो चीज 50,000 की थी, वो अब चीज टैक्स लगने के बाद महंगी हो गई है, सपोज महंगी होकर वो 60-70 हजार की हो गई है, और जब वो 60-70 हजार की हो जाएगी तो लोग जो है वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे उसको खरीदने में। पीपल आर नो लॉन्गर विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत महंगा हो गया है। ठीक है जी, तो इसकी वजह से मतलब वो चीज लोग ही खरीदेंगे नहीं, तो आप डिस्करेज कर रहे हो इंपोर्ट को कि आप भेजो ही मत हमारे देश में, क्योंकि हम उस पर टैक्स लगाएंगे और आपका वो प्रोडक्ट हमारे देश में बिक नहीं पाएगा, क्योंकि लोग उसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो इस तरीके के ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए थे, और उस ट्रेड बैरियर का एग्जाम्पल है टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स जो थे उन पे टैक्सेस लगा दिए थे ताकि लोग उन्हें खरीदे ना। अब ऐसा क्यों करा गया? तो गवर्नमेंट जो है बच्चों इन्हीं ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करती है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, बाहर के साथ जो व्यापार है उसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब उस ट्रेड को बढ़ाने के लिए, उस ट्रेड को घटाने के लिए। तो जब सरकार चाहे कि हमें ट्रेड बढ़ाना है तो वो बैरियर्स कम कर देगी,
जब सरकार चाहे कि हमें ट्रेड घटाना है तो वो बैरियर्स बढ़ा देगी, ठीक है। तो इस तरीके से फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करती है। साथ ही में गवर्नमेंट ये भी डिसाइड कर सकती है इन बैरियर्स के थ्रू कि कौन से काइंड के, कौन से टाइप के गुड्स देश में आने चाहिए, कितना सामान आना चाहिए इनटू द कंट्री, टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स, हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। तो ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट ले सकती है थ्रू दीज ट्रेड बैरियर्स। पर अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ये बैरियर्स लगाए क्यों थे, क्यों लगाए थे, चलिए देखते हैं। So the Indian government after independence had put barriers to foreign trade and investment. Why? Why? ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि why did the Indian government put barriers on foreign trade and investment. आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हो सकता है इसमें लिखा हुआ, बट अभी तक के लिए इतना ही देखो कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये बैरियर्स क्यों लगाए थे। तो देखिए, दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें बच्चों ये है कि उस टाइम पर क्योंकि भारत का जो हमारा देश था नया नया आजाद हुआ था, ठीक है, इट वाज द बर्थ ऑफ अ न्यू कंट्री, एंड उस टाइम पे हमारे देश के अंदर अंग्रेज वैसे ही बहुत हमारे देश की इकोनॉमी खराब करके चले गए थे, एंड मेनी ऑफ आवर इंडस्ट्रियलिस्ट वर स्टार्टिंग, दे वर एट द वेरी इनिशियल स्टेज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज उस टाइम पे आ रही थी, इस्टेब्लिश हो रही थी इंडिया के अंदर। तो अगर हम उसी टाइम पे फॉरेन कॉम्पिटिशन अलाउ कर देते, बाहर के लोगों को अलाउ कर देते कि आप अपना सामान बेचो, आके यहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो क्या होता, हमारे जो देश के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो कभी भी ग्रो ही नहीं कर पाते और उस कंपटीशन के साथ compete ही नहीं कर पाते। तभी हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अभी वो स्टेज नहीं आया है कि हमारे ये इंडस्ट्रियलिस्ट तैयार ही नहीं है फॉरेन कंपटीशन के साथ compete करने के लिए, फॉरेन जो है लोगों के साथ compete करने के लिए। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग हम लोग बैरियर्स लगाएंगे और इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेंगे ताकि हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके और उस लेवल तक आ सके जहां पर दे आर रेडी टू compete। ओके, तो हमारी सरकार को यही लगा था कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अभी तक तैयार नहीं है कंपटीशन के लिए। ठीक है, इट वाज डन टू प्रोटेक्ट दीज प्रोड्यूसर्स। इन प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए इन बैरियर्स को लगाया गया था, बिकॉज इंडस्ट्रीज 1950-60s में आ ही रही थी। कंपटीशन जो इंपोर्ट्स का आता उस स्टेज पे, तो उससे जो है ये इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाती, ग्रो नहीं हो पाती। अगर उसी टाइम पे कंपटीशन आप अलाउ कर देते, है ना, तो हमारी इंडस्ट्रीज ना तो डेवलप हो पाती, ना तो ग्रो कर पाती। एंड उस टाइम पे सिर्फ जो एसेंशियल आइटम्स थे, बहुत जो एसेंशियल चीजें थी, जैसे कि बच्चों हमें मशीनरी चाहिए होती थी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, तो सिर्फ एसेंशियल आइटम्स का इंपोर्ट अलाउ करा जाता था, बाकी सारी चीजों का इंपोर्ट डिस्करेज करा जाता था ताकि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप लिखोगे अगर ये सवाल आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद ये बैरियर्स क्यों लगाए थे। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे प्रोड्यूसर्स को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंपटीशन से। सेकंड पॉइंट इज बिकॉज इंडस्ट्रीज इस टाइम पे नहीं आ रही थी, दे वर एट द इनिशियल स्टेज, ताकि ये इंडस्ट्रीज डेवलप कर सके, ग्रो कर सके, एंड उसी के साथ सिर्फ जो एसेंशियल आइटम्स थी उन्हीं का ही इंपोर्ट अलाउ किया गया था। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। अब बात यह आती है कि ट्रेड बैरियर्स, क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इन ट्रेड बैरियर्स को इम्पोज क्यों करा जाता है, तो ट्रेड बैरियर सरकार क्यों लगाती है, ताकि वो इंक्रीज, डिक्रीज या रेगुलेट कर सके फॉरेन ट्रेड को, डिसाइड कर सके कि कौन सा सामान, कितना सामान देश में आना चाहिए, एंड हमारे प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो इन 3 रीजंस की वजह से जो भी सरकार है वो ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करती है, जो हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको मैंने अलग से लिख रखा है। उसी के साथ बच्चों हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है 1991 में कि वो सारे इन बैरियर्स को हटाने वाली है, बिकॉज दे फेल्ट कि द टाइम इज राइट। तो गवर्नमेंट ने 1991 में ये डिसीजन क्यों लिया कि अब वो इकोनॉमी को लिबरलाइज कर देंगे, यानी कि जितनी भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, बैरियर्स लगा रखे हैं टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उनको हटा देंगे और अब वो फ्रीली अलाउ कर देंगे कि बाहर से लोग आकर इन्वेस्ट करें, अपनी इंडस्ट्रीज खोलें और हमारी इंडस्ट्रीज उनके साथ कंपीट करें, बिकॉज they felt कि the time has come
कि अब हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो compete करें इन सभी फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ में, जिससे कि उनकी भी ग्रोथ होगी। एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो वो भी अपनी टेक्नोलॉजी और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करेंगे। इट विल बी अ बूस्ट फॉर देम, एंड दैट इज वाई 1991 में सारे बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस जो लगा रखे थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, गवर्नमेंट ने उन सभी को हटा दिया और इसी चीज को लिबरलाइजेशन बोला जाता है। मतलब बैरियर्स रिस्ट्रिक्शंस जो ट्रेड पे लगे उनको हटा दो, तो दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ओके जी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए क्या लिखा है, बैरियर्स फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया सिंस 1991 जस्टिफाई दिस मेंट, इसका क्या मतलब था कि नाउ गुड्स कुड इजीली बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड एंड फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। इसका यही मतलब था कि जब हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई थी कि अब जो है बहुत इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, मतलब फॉरेन ट्रेड हो सकता है, और उसी के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आसान हो गई है कि बाहर से अगर कोई आकर हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहे, पैसा लगाना चाहे, कंपनीज खोलना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो इन बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का मतलब है लिबरलाइज कर दिया था हमने अपनी इकोनॉमी को। गवर्नमेंट ने अब काफी पहले के मुकाबले काफी कम रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी एंड इसलिए सरकार ज्यादा लिबरल हो गई थी। ओके, तो इसी के साथ बच्चों आई थिंक कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है ये समझ में आ गया है। हम लोगों ने बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की बात करी है, ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग को समझा है और उसी के साथ समझा है ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स को, है ना, फैक्टर्स that affect globalization, that have stimulated globalization। और इसमें हमने दो फैक्टर्स को समझा, एक फैक्टर हमारा था टेक्नोलॉजी और दूसरा फैक्टर था हमारा लिबरलाइजेशन, है ना। टेक्नोलॉजी के अंदर हमने दो टाइप की टेक्नोलॉजी देखी थी, एक थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जहां पर हमने देखा कि पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन में इतना बढ़िया ग्रोथ हमको देखने को मिला है, हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, वाटरवेज हो, एयरवेज हो, कि जिसकी वजह से एक फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स पॉसिबल हो गई है ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज एट लोअर कॉस्ट। उसके बाद हमने जो दूसरी चीज देखी दैट वाज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी हमने बहुत ज्यादा बेहतरी देखी है, जिससे कि लोग जो है रिमोट एरियाज तक बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने लिबरलाइजेशन की बात करी। लिबरलाइजेशन के अंदर हमने देखा कि पहले जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगा रखे थे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगा रखे थे, और ताकि हमारे फॉरेन जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। और उसके बाद 1991 में इन सभी बैरियर्स को हटा दिया गया, है ना, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब वो समय आ चला है कि हमें जो है समय आ गया है कि हम भी compete करें फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ में। और बच्चों इन्हीं दोनों चीजों से कहीं ना कहीं हमारा जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत तेजी उसने पकड़ ली है। बिकॉज देखो टेक्नोलॉजी में जब इंप्रूवमेंट आई तो हम बहुत इजीली कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस तेजी से चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उससे भी काफी इजीली जो है हम लोग देखते हैं कि फॉरेन कंपनीज ऑपरेट कर पाती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब करेंगी या फिर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो भी काफी इजीली हो पाता है। सेम यही यहाँ पे भी चीज है कि जब हमने अपनी इकोनॉमी को भी लिबरलाइज कर दिया और पहले के मुकाबले काफी कम कर दी रिस्ट्रिक्शंस टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो उससे ज्यादा लोग बाहर से आकर हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने लगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ गया। तो उन सभी चीजों की वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ने और भी ज्यादा तेजी पकड़ ली है। तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन की बात कर ली है और इस चैप्टर में बस इतना ही आ रहा है बच्चों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड बाय बाय।